जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सभी का नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कोशिका या जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले सेल के बारे में जानने से पहले हम सेल के बारे में कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे सेल को हम टेक्निकल लैंग्वेज में साइटो कहते हैं और इसके बाद कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अब इसके बाद इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने जिस कोशिका को देखा था सबसे पहले वो एक मरी हुई कोशिका थी। फिर इनके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ल्यूवेन हुक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इस प्रकार हमने कोशिका की खोज के बारे में जान लिया। इसी क्रम में 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्लीडन एवं स्वान, जिसे हम स्लाइडन एवं स्वान भी कह सकते हैं। इन्होंने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और ये जो कोशिका है ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जो कोशिका है हमारी ये जीवन की एक मूलभूत इकाई है, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं हम कोशिका को। इसके आगे अब क्योंकि जो कोशिका है इस जीवन की मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई, अर्थात जिस प्रकार कोई दीवार है जिसमें ईंट लगी होती है, उस दीवार की एक ईंट उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमारे शरीर की एक क्या है, कोशिका। तो यानी सबसे छोटा जो ये हमारा पार्ट है किसी भी शरीर का या फिर पौधों का, जंतु का, उसे कहते हैं हम सेल, ठीक है? अब ये जो सेल है, जब बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये जो सेल हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं, यानी जिसे हम टिश्यू भी कहते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू या फिर ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, यानी समूह बनाते हैं, तो ये ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। और जब बहुत सारे अंग इकट्ठे होते हैं या फिर बहुत सारे अंगों से मिलकर क्या बनता है? शरीर यानी बॉडी। तो इस प्रकार सबसे छोटा कोशिका, फिर उसके बाद उत्तक और उत्तक के बाद अंग और अंग के बाद क्या आ गया? शरीर, ठीक है? तो अब कोशिका के बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं। ये जो कोशिका है, सबसे बड़ी जो कोशिका है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है? और इसके बाद सबसे जो छोटी कोशिका है, वो माइकोप्लाज़्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज़्मा। यानी माइकोप्लाज़्मा में सबसे छोटी ओवरऑल जितना भी मतलब इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? वो होती है माइकोप्लाज़्मा की, ठीक है? अब हम मानव में तुलना कर लेते हैं कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है। तो इसी क्रम में सबसे आगे देखेंगे, सबसे बड़ी जो कोशिका है, वो मादा अंडाणु की होती है। अंडाणु जिसे हम ओवम भी कहते हैं। और इसके बाद सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ये मेल में पाया जाता है, शुक्राणु की होती है। और इसी क्रम में आगे सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका कोशिका की होती है, सॉरी, जो ये जो तंत्रिका कोशिका है ये ब्रेन में पाई जाती है, यानी ये सबसे लंबी कोशिका है। तो हमने कोशिका के बारे में इतना कुछ जान लिया, तो अब देखते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोशिका में क्या होती है? पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। क्या होती है? पुनर्निर्माण, यानी ये आप अपने आप ही टूट के दूसरी कोशिका को बना बना लेती है। तो जो सबसे ज़्यादा क्षमता यानी पुनर्निर्माण की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, वो होती है लीवर में। यानी जो लीवर है, वो खुद से जल्दी सब मतलब सबसे ज़्यादा अगर क्षमता किसकी पुनर्निर्माण की, सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें होती है? लीवर में। यानी अगर लीवर डैमेज हुआ, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है? तो इसी को कहते हैं हम पुनर्निर्माण की क्षमता। जैसे और इसके बाद सबसे कम जो पुनर्निर्माण की क्षमता है, वो ब्रेन की कोशिकाओं में होती है।
ठीक है? यानी जो हमारा ब्रेन है, अगर एक बार इसकी कोशिकाओं में क्षति हुई, यानी चोट लग गई, जैसे ब्रेन में अगर हमारे दिमाग में चोट लग गई, तो कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर एक बार दिमाग में चोट लगी, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती, वो इसी के कारण नहीं होती। यानी जो हमारा ब्रेन है, इसकी जो कोशिकाएँ हैं, उनमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, तो इसीलिए जो ब्रेन की कोशिकाएँ हैं, वो जल्दी से ठीक नहीं होती। चलो, आगे देखते हैं अब इसके बारे में हम। कोशिका के अंगों के बारे में जान लेते हैं, यानी कोशिकाएँ किन-किन अंगों से मिलके बनी है। तो सबसे पहले ये जो कोशिका है, इसका पहला अंग है प्लाज़्मा झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? जो ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन की बनती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसके बाद ये जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यानी आपको ये जो दिख रहा होगा बाहर वाला ये भाग है, इसी को कहते हैं हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये जो झिल्ली है, ये काम क्या करती है? इसके बारे में देखते हैं अब हम। यानी कोशिका झिल्ली कोशिका के घटकों अर्थात इसके जो अंदर जितना भी ये सामान होता है इसका, यानी इसके अंदर केंद्रक है और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन तो ये हो गई जिसके बारे में जान रहे हैं हम, और राइबोसोम्स है। यानी ये जो जितने भी घटक हैं इसके कोशिका के, इन सभी को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी हमारा जो पर्यावरण है, यानी जो बाहर की जैसे वायु है, इनसे इन सभी को क्या करती है? अलग करती है। अब इसके बाद प्लाज़्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। ये जो प्लाज़्मा झिल्ली है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि ये सभी पदार्थों को अंदर या सभी पदार्थों को बाहर नहीं जाने दे सकती। जैसे सेल के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, तो उस कोशिका द्रव्य को ये बाहर नहीं जाने देती, या फिर बाहर से सभी पदार्थों को अंदर नहीं जाने देगी, जैसे पानी हो गया और भी बहुत सारे द्रव हो गए, या फिर जैसे बाहर से कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है, इन सभी को अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन जैसे कुछ पदार्थ, जैसे कि हम अगर हमारे सेल या फिर हमें कभी चोट लग जाए, तो सेल प्रभावित यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो हम ऊपर से उस पे क्या लगा लेते हैं? दवाई लगाते हैं। तो वो जो दवाई है, उसको तो वो अंदर चली जाने देती है, परंतु जैसे पानी हो गया, उसको अंदर नहीं जाने देती। तो यही क्षमता क्या है? सेल के अंतर्गत अंदर पाई जाती है, और सेल में भी प्लाज़्मा झिल्ली के अंदर। इसके बाद कोशिका का दूसरा अंग के बारे में जानते हैं हम, कोशिका भित्ति, जिसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह सेल्यूलोज़ की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है हमारी, वो सेल्यूलोज़ की बनी होती है, और ये जो सेल्यूलोज़ होता है, ये सिर्फ़ पादपों में पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाएगा? केवल पादपों में, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। जैसे घास हो गई, पेड़-पौधे, इनके अंदर पाया जाएगा। तो ये जो कोशिका भित्ति है, ज़ाहिर-सी बात है फिर ये कहाँ पाई जाएगी? ये सिर्फ़ पादपों में ही पाई जाएगी, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, ठीक है? जो क्या है? कोशिका भित्ति, ये केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है? अब इसके आगे हम देखते हैं। नंबर 3, जो तीसरा भाग है या तीसरा अंग है किसका? कोशिका का, वो है केंद्रक। अब ये जो केंद्रक है, ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे यही जो है कोशिका को नियंत्रित करता है। यानी जितने भी कार्य हैं कोशिका में, वो सभी इसी की देख-रेख में होते हैं। जैसे कब सेल को डिवीज़न, मतलब सेल में डिवीज़न होना है, या कब सेल को किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सब कुछ यही नियंत्रित रखता है। तो ये जो केंद्रक है, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं,
इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्हीं ने केंद्रक की खोज की। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर क्या केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली यानी डबल लेयर यानी डबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं हम जिसे, एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रिका झिल्ली भी कहते हैं। और इस केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंतर्गत क्या मिलता है हमें? डीएनए। डीएनए के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये जो डीएनए है ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंतर्गत। और ये जो क्रोमोसोम है कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक के अंदर। और ये जो क्रोमोसोम है यही है क्या? डीएनए, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब माता-पिता के गुणों को जो स्थानांतरित करता है वो कौन है? डीएनए। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये माता-पिता के गुणों को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, यानी स्थानांतरित करता है। डीएनए के बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिका के बारे में जान लेते हैं। अब इसके बाद जो डीएनए है, यह आनुवांशिक गुणों को माता-पिता से अगली पीढ़ी तक ले जाता है। इसका काम क्या है? डीएनए का आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। चलो तो अब आगे जानते हैं हम। तो यहीं तक था इसमें, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जय हिंद।